Okay guys, so welcome all of you in the practice batch of your final direct tax classes. आज अपने रिज्यूम करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, वेयर वी विल बी स्टडिंग amalgamation, we'll be studying demerger, capital gains on special transactions, slum sale, set off and carry forward of losses in special situations। तो पूरे कंपनीज लॉ में, पूरे कंपनीज एक्ट में जो भी अरेंजमेंट होता है विच इज रिलेटेड टू बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। चाहे वो स्लम सेल हो, चाहे वो अमेलगमेशन हो, चाहे वो डीमर्जर हो, स्प्लिटअप हो, हाइफ ऑफ हो, ये सब कुछ हम लोग इसी पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले अपने देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग से आया है। उसके बाद वी विल आल्सो टेक अप द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, तो हर टर्म इंस्टीट्यूट यहां से एक क्वेश्चन आपको टेस्ट करेगा फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये जो चैप्टर होता है बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप देखोगे जब मैं प्रैक्टिस करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऑलमोस्ट एक ही तरह का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25। ठीक है, पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25। उसके पहले एक बार आइए मैं आपको एक मिनट के लिए दिखा देता हूं कि अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर चैप्टर में व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर आप रेगुलर मटेरियल देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा जो मैंने रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया था। सबसे पहले इस टॉपिक में अमेलगमेशन है। अमेलगमेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 1B। In amalgamation we need to just understand there are few conditions which needs to be satisfied. If you are satisfying this few conditions, then it is said to be amalgamation of companies. First of all the assets of the amalgamating company have become should be the asset and liabilities of the amalgamated company. Shareholders holding at least 3/4 in value of shares in the amalgamating company should continue become the shareholders of the amalgamated company. तो ये कुछ कंडीशंस है दैट शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू बी सेटिस्फाइड, दैट इज ऑफ द अमेलगमेशन कंपनी। ठीक है, अब अमेलगमेशन में भी टैक्स इंप्लीकेशंस होते हैं कि अगर कोई शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है ऑफ द हेल्ड शेयर्स हेल्ड इन द अमेलगमेटिंग कंपनी, तो शेयर के बदले शेयर अगर मिल रहा है तो उसमें कोई ट्रांसफर नहीं होता, वो एग्जाम ट्रांसफर होता है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। दूसरा सर, कॉस्ट ऑफ द शेयर्स क्या होगा इन द ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी। वॉट एवर शेयर होल्डर इज गेटिंग शेयर्स ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी, उसके लिए कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द शेयर्स ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी, यानी प्रीवियस। तो प्रीवियस में जो भी उसका कॉस्ट था वो इसका कॉस्ट माना जाएगा ऑफ द शेयर्स इन द अमेलगमेटेड कंपनी। बिकॉज कोई कैप गेन एग्जेम्प्ट होता है तो जो भी अमेलगमेटिंग कंपनी का शेयर्स के बदले उसको अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर्स मिलता है, तो दैट बिकम्स एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, उस पर कोई भी तरह का कैप गेन नहीं लगता। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ असेट्स के लिए अपने सबसे पहले चेक करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कैलकुलेट होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डे व्हेन द अमेलगमेटिंग कंपनी का शेयर्स वाज एक्वायर्ड, तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब तो सर इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमूव हो चुका है। 23 जुलाई 2024 के बाद से अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ नहीं किया जाएगा सर। ठीक है, सिमिलरली अब आते हैं अमेलगमेटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी ट्रांसफर हो रहा है अमेलगमेटिंग स्कीम में, अमेलगमेशन स्कीम में, सो दैट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, अमेलगमेटिंग कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी के लिए भी क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होगा? सिमिलरली वही चीज अपने को यहाँ पर भी पढ़ना है। अमेलगमेटेड कंपनी उसको किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, सिमिलरली हम लोग को यहाँ पर भी पढ़ना है सर। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला पॉइंट, दैट इज सेक्शन 72A। ये एक स्पेशल सेक्शन है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो होता है इसमें 72A अलाउ करता है कि कुछ कुछ केसेस में कंपनी की अगर रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है तो भी यहाँ पर पुराने सिचुएशन में जो कंपनी का लॉसेस था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा इन द केस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, वो है सेक्शन नंबर 72A। Say for example there has been amalgamation of a company owning an industrial undertaking, owning any ship, owning any hotel with any other company. In that situation, ये 3 सिचुएशंस में जो भी अमेलगमेशन हो रहा है तो अमेलगमेटिंग कंपनी का लॉसेस जो होगा वो अमेलगमेटेड कंपनी के पास कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो जाएगा सर।
ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा, कोई भी तरह का अमेलगमेशन हो रहा है ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विद अ स्पेसिफाइड बैंक, या अमेलगमेशन ऑफ वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी विद वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी और कंपनीज, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज अगर आपस में अमेलगमेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपका कोई भी तरीके से यहाँ पर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर हैज बीन एन अमेलगमेशन ऑफ एन अर्स्टवाइल पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब जो पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी था अब उसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से एक शेयर परचेज एग्रीमेंट एंटर हुआ है, बट दैट रिस्ट्रिक्ट्स इमीडिएट अमेलगमेशन बट नॉट मोर देन 5 years लेटर। अगर 5 years लेटर के बाद अमेलगमेशन हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी तरीके से आपका 72A एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा सर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 72A में कुछ कंडीशंस है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस दे शुड बी एंगेज इन मिनिमम 3 years और मोर, यानी कि जो भी अमेलगमेटिंग कंपनी बिजनेस कर रहा है जिसमें लॉस अराइज हुआ है वो कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, दे शुड हैव कंटिन्यूसली हेल्ड एज ऑन द डेट ऑफ अमेलगमेशन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट हेल्ड बाय इट 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ द अमेलगमेशन। नेक्स्ट, अमेलगमेटेड कंपनी का क्या कंडीशंस है, दे शुड होल्ड कंटिन्यूसली फॉर मिनिमम 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अमेलगमेशन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी, यानी कम से कम 75% को होल्ड करना पड़ेगा मिनिमम 5 साल के लिए। कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी फॉर अ मिनिमम 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अमेलगमेशन, मतलब वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे मिनिमम 5 साल के लिए। फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है बेटा, एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। हाँ, अब आते हैं अमेलगमेटिंग एक्सपेंसेस का। अमेलगमेशन एक्सपेंसेस को 1/5 करके आपको 5 साल में इसका डिडक्शन मिल जाता है। ये किसको मिलता है, एक किसी इंडियन कंपनी को मिलता है जिसने जिसने एक्सपेंडिचर इंकर किया होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्जर, ठीक है। अदर प्रोविजंस हो गए कि सर ये जितने भी कंडीशंस है ये एप्लीकेबल हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी ऑल्सो एज इट वर्ड अप्लाई टू द अमेलगमेटिंग कंपनी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अमोर्टाइजेशन का भी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसका भी 1/5 करके मिलेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर VRS दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसका भी आपको 1/5 करके 35 DDA में डिडक्शन मिल जाएगा। ये एग्जामिनेशन में बहुत आते दोस्त डीमर्जर। डीमर्जर से इंस्टीट्यूट आपको बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है। डीमर्जर का एक कंडीशंस है सेक्शन 2 क्लॉज 19AA, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी शुड बी ट्रांसफर्ड टू द रिजल्टेंट कंपनी, यानी कि डीमर्ज्ड कंपनी के जितने भी लायबिलिटीज होंगे वो सब के सब रिजल्टेंट कंपनी के पास चले जाएंगे, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा, ट्रांसफर एट बुक वैल्यू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग being transferred by the demerged company should be transferred at the book value। book value में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, book value में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो डीमर्जर नहीं माना जाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन इन शेयर्स, रिजल्टेंट कंपनी जो भी शेयर इशू करेगा डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो शेयर ही इशू करेगा, वो कैश नहीं पे कर सकता, शेयर के बदले शेयर ही मिलेगा, कैश नहीं मिल सकता। गोइंग कंसर्न एंड रेस्ट इज ऑल सिंपल, ठीक है सर। सेम चीज है, डीमर्जर होता है तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में रिजल्टेंट कंपनी का शेयर्स मिलता है। तो यहाँ पर भी जो भी ट्रांसफर होगा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी तरीके से टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ही अपने दिसंबर 25 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर का और रिजल्टेंट कंपनी के शेयर होल्डर में जो भी शेयर्स उनको मिल रहा है रिजल्टेंट कंपनी का, डीमर्ज्ड कंपनी का, किस तरीके से टैक्स इंप्लीकेशंस कैलकुलेट होते हैं, कंप्यूट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अपने को अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। सीधा आ जाओ आप स्लम सेल में। स्लम सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ स्लम सेल, स्लम सेल में किस तरीके से आप कैप गेन निकालते हुए सेक्शन नंबर 50B। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल वैल्यू कंसिडरेशन में FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज हायर। FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज हायर उसको अपने को कंप्यूट करना होता है। FMV1 क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड, एंड FMV2 क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। जो भी कंसिडरेशन आपको रिसीव हो रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेना पड़ता है अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर। तो FMV1 हो गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल, एंड FMV2 हो गया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। तो ये हो गया FMV1 एंड FMV2। तो FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज हायर, ये हो जाएगा अपना डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। नेट वर्थ जो होता है अंडरटेकिंग का, दैट विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द अंडरटेकिंग। और ये जो आप लेते हो, यू आप विदाउट इंडेक्सेशन लेते हो, इसमें आप इंडेक्सेशन को कंसिडर नहीं करते हो। हमेशा
लॉन्ग टर्म कैप गेन जो स्लम सेल में निकाला जाता है वो विदाउट इंडेक्सेशन निकाला जाता है। अब तो इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं है, पहले भी नहीं मिलता था यहाँ पे। नेट वर्थ कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेप्रिशिएबल एसेट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट। दूसरा, जो भी कैपिटल एसेट है, बी गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पर जो भी कैपिटल एसेट है बिंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पर आपका इसकी जो कॉस्ट होगी वो हो जाएगा आपका नील। ठीक है। कैपिटल एसेट जिसका 100% डिडक्शन अलाउेबल है अंडर 35AD, उसकी भी कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अदर एसेट्स का बुक वैल्यू विल बी दी कंसिडरिंग द नेटवर्थ। लाइबिलिटी साइड एकदम सिंपल है, जो भी लाइबिलिटीज है अपने को जो भी बुक्स ऑफ असेट यानी बुक वैल्यू रिकॉर्डेड है वही लाइबिलिटी का बुक वैल्यू अपने को नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए लेना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स इज टू बी इग्नोर्ड। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स आपको इग्नोर करके चलना है, आप एसेट को रीवैल्यूएशन इसका कंसिडर नहीं करेंगे सर। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल। कभी भी लॉन्ग टर्म कैप गेन के केस में, रीवैल्यूएशन के केस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट कंसिडर नहीं करना है जब आप स्लम सेल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर अंडरटेकिंग वही 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा, वरना शॉर्ट टर्म हो जाएगा सर। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर। ये सब मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इस बार रेलिवेंट है। थोड़ा सा लर्न करने का है सेक्शन 47 की कौन कौन से कंडीशंस होंगे जब कन्वर्जन होंगे प्रोप्राइटर से कंपनी में, तो कब कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका क्या एग्जाम ट्रांसफर का प्रोविजन है, ये सब चीज। तो वेयर अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज सक्सीडेड बाय द कंपनी, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कंपनी में सक्सीड किया है तो इन दिस सिचुएशन दीज आर द कंडीशंस, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो कैप गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1, ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज of the proprietary concern relating to the business immediately before the succession becomes the asset and liabilities of the company. ठीक है, become the asset and liabilities of the company. पढ़िए एक बार इसको। All asset and liabilities of the proprietor concerned relating to the business before the succession become the asset and liabilities of the company. Proprietor holds at least 50% of the total voting power in the company, and the shareholder continues to remain as such for a period of 5 years. And the proprietor does not receive any consideration or benefit directly or indirectly in any form or any manner other than by way of allotment of shares in the company. कंपनी में कोई शेयर्स मिल रहा है उसके अलावा और कोई भी चीज इसको नहीं मिल सकता है। ठीक है, लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स तक आप कुछ भी चीज बेच नहीं सकते, और एटलीस्ट 50% जो है प्रोप्राइटर को कंपनी में वोटिंग पावर लेना पड़ेगा, और होल कंसिडरेशन जो होगा वो प्रोप्राइटर को शेयर्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, conversion of firm into company, transaction not regarded as transfer for the purpose of cap gain, section 47. Any transfer of capital asset by firm to company as a result of succession by a company into business shall not be regarded as transfer provided following conditions are satisfied. Whatever the asset and liabilities of the firm relating to the business before the succession becomes the asset and liabilities of the company, यानी फर्म का जो भी एसेट लाइबिलिटीज है वो कंपनी का एसेट लाइबिलिटीज बनेगा। फर्म के जितने भी पार्टनर्स है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिफोर द सक्सेशन become the shareholders of the company in the same proportion in which the capital account stood in the books of accounts of the firm on the date of the succession. मतलब क्या कि उसका जो कैपिटल रेशियो है, उसका जो कैपिटल रेशियो है वो पार्टनरशिप रेशियो जैसा ही होगा, यानी कि पार्टनर का जो रेशियो था वही शेयर होल्डर का कैपिटल रेशियो होगा ऑन द डेट ऑफ द सक्सेशन। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी फॉर्म अदर देन बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। कंपनी में जो शेयर्स अलॉटमेंट है उसके अलावा और कोई भी तरीके से कंसिडरेशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी
इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि टोटल कंपनी का जो वोटिंग राइट्स होगा किसमें, एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द पार्टनर्स का जो शेयर होल्डिंग राइट्स है, क्योंकि यहाँ पे फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो पार्टनर्स का जो शेयर वोटिंग राइट्स होगा कंपनी में वो कम से कम 50% होगा, और ये कम से कम 5 ईयर्स तक मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। कोई भी सिचुएशन में इस तरीके से जब कन्वर्जन होते हैं तो डेप्रीसिएशन का एलोकेशन हमेशा रेशियो नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज होता है, कि कंपनी फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो फर्म कितना नंबर ऑफ डेज यूज किया, कंपनी कितना नंबर ऑफ डेज यूज किया, उसके बेसिस पे आप पुट टू यूज के बेसिस पे अपना डेप्रीसिएशन को डिवाइड कर देंगे सर। ठीक है। इसी सिचुएशन में जब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कन्वर्ट हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होगा 72A6 के हिसाब से, और यहाँ पे किस तरीके से होगा 72A6 में फर्म सक्सीडेड बाय कंपनी, प्रोप्राइटर सक्सीडेड बाय कंपनी फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस, तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब जाके आपका यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होगा। तो जो भी लॉसेज है, जो भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, शैल बी डीम्ड टू बी द लॉसेज ऑफ द सक्सेसर कंपनी फॉर द year in which the reorganization of business was affected। ठीक है। accumulated losses will be carry forward for further 8 years। ठीक है। इसमें ही बेटा इस बार अमेंडमेंट आई है, मैं आपको अमेंडमेंट क्लास में भी बता दूंगा कि अब जो भी इन सिचुएशंस में होगा ये बैलेंस पीरियड के लिए होंगे, ये फर्दर 8 ईयर्स नहीं होगा, ये बैलेंस पीरियड होगा। ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है फाइनेंस एक्ट 2025 में, अब इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है फाइनेंस एक्ट 2025 में कि ये जो भी बैलेंस जो जो 8-8 साल का ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा ये बैलेंस पीरियड के लिए रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि पहले अगर 3 साल कैरी फॉरवर्ड हो चुका है तो नेक्स्ट 5 साल ही कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे, पहले 6 साल हो चुका है तो 2 साल ही करेंगे। तो ये पहले 8-8 साल फ्रेश मिलता था, लेकिन अब ये फ्रेश 8 साल नहीं मिलेगा, अब ये जो भी होगा ये आपको फर्दर 8 ईयर्स नहीं होगा, ये आपका बैलेंस जो पोर्शन है वही होगा सर। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। बेटा यही है, ऑलमोस्ट एक ही तरह का प्रोविजन है, तो मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें खाली टर्नओवर थोड़ा याद रखिएगा कि टर्नओवर जो है वो एक लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, और एसेट जो है वो एक लिमिट के ऊपर नहीं हो सकता है। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 60 लाख, एंड जो आपका एसेट है, ठीक है, जो आपका एसेट है, जैसे कंपनी जब एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें याद रखिएगा कि आपका जो टर्नओवर है वो 60 लाख से बेसी नहीं हो सकता है इन एनी ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, और जो एसेट है वो 5 करोड़ से बेसी नहीं हो सकती, यानी कि ये बेनिफिट गवर्नमेंट खाली स्मॉल कंपनीज को दे रहे हैं जो कि एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। ठीक है। सिमिलरली कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ठीक है, 72A6A, यहां पर आ गया 72 कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। वैसे इसका कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस यहां पर भी है, मैक्सिमम 8 ईयर्स लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। देखो ये मैं आपको बताया था, व्हेन एनी अमेलगमेशन on or after 1st April 25, any loss forming part of the accumulated losses under 66A1, meaning all this which is deemed to be the successor entity will be carry forward not more than 8 years from which the loss was first computed। मतलब ये बैलेंस 8 साल ही होगा, यानी फर्स्ट जो लॉस ईयर है वहां से 8 साल कैलकुलेट करेंगे, जिस साल लॉस हुआ था उस साल से जो है आप 8 साल लॉस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बाईबैक भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है 46A में, कि बायबैक जो होता है इट्स अ ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर एंड आल्सो ट्रीटेड एज अंडर। तो बायबैक को बेसिकली डिविडेंड इनकम कंसिडर किया गया है फाइनेंस एक्ट 2025 के हिसाब से, ऑल्दो फाइनेंस एक्ट 26 जो है ना बेटा उसमें रिवर्स कर दिया पोजीशन, बट आपके लिए वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, आपको फाइनेंस एक्ट 2025 ही पढ़ के जाना है। ठीक है। तो डिविडेंड इनकम याद रखिएगा। 46 से बेसिकली बायबैक कंसिडरेशन पे टैक्स जो है नहीं लगाता, क्योंकि अब डिविडेंड इनकम आ चुका है 222F जो कि बायबैक है एज पर 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए मोटा मोटी बेटा अपने को समझ में आया। बाकी देखिए रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको हर चीज़ बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक बार चलिए एक बार अब अपने ओवरऑल चलते हैं कि हाँ सर अब एक बार हमें बताओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। लेट्स बिगिन। पीटीपी December 25,
ये आपका पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25 का क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉल प्राइवेट लिमिटेड कानपुर, टॉल प्राइवेट लिमिटेड कानपुर एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर बैग्स एंड सिंथेटिक बैग्स। तो टॉल प्राइवेट लिमिटेड कानपुर का जो है इंडियन कंपनी, वो लेदर बैग्स और सिंथेटिक बैग्स जो है उसको मैन्युफैक्चर करता है थ्रू इट्स टू यूनिट्स, यूनिट ए फॉर लेदर बैग्स एंड यूनिट बी फॉर सिंथेटिक बैग्स। यूनिट ए फॉर लेदर बैग्स और यूनिट बी फॉर synthetic bags. The management of the company decided to demerge and sell Unit A to another Indian company by name Salt Private Limited. The management of the company decided to demerge and sell Unit A to another Indian company by name Salt Private Limited. यानी कि सेल किसको करना है? सेल करना है यूनिट ए को और ये बेच देना है दूसरे कंपनी को। The book value of assets minus liabilities of Toll Private Limited was 50 crores. इनका जो बुक वैल्यू है वो है 50 करोड़ का टोटल कंपनी का, एंड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी ऑफ यूनिट ए वाज 20 करोड़। ठीक है, इनका जो बुक वैल्यू है जो कि अल्टीमेटली यूनिट ए का है वो है 20 करोड़। तो अल्टीमेटली 20/50, 20 करोड़ का हमने ट्रांसफर कर दिया यूनिट ए बनाकर आउट ऑफ टोटल नेटवर्थ ऑफ 50। The date of the demerger was 5th June 2025. It was decided in the scheme of the demerger that for each equity share of rupees 10 each equity share of rupees 10 each, in Toll Private Limited, 5 equity shares of Salt of rupees 10 each will be issued. Each equity share of rupees 10 each, 5 equity share of rupees 10 each shall be issued. Sunil, a resident individual, held 15,000 shares in Toll Private Limited. Sunil कंपनी में 15,000 शेयर होल्ड करता है। He had acquired all these shares on 4th January 2020 at 150 per share. ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, 5 equity shares of Salt of rupees 10 for each equity share of rupees 10 each, 5 equity shares कितना, 5 equity shares of rupees this much will be issued. He received 75 थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 15,000 अगर है तो 15,000 इंटू 5 उसको कितना मिलेगा, 75,000 शेयर्स मिलेगा सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड का डीमर्जर में, क्योंकि 1:5 का स्वैप रेशियो है। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 15th March एट 20 पर शेयर। आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है। विद अप्रोप्रिएट रीजंस यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ सुनील ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ टॉल एंड सॉल्ट। ठीक है, तो देखो 15,000 इंटू 5 ये हो गया मेरा 75,000। तो 75,000 का हमारा शेयर्स है, तो 75,000 को हमने कितना में बेचा, हमने बेच दिया उसको 20 रुपीज़ में, यानी कि कितना, 75 हम लोग बेच दिए 20 रुपीज़ में। ठीक है, हमने इसको 15 lakhs में बेच दिया। 15 लाख हमारा कितना है, सेल प्राइस है। अज्यूमिंग दैट सोल्ड एट एफएमवी 75,000 इंटू 20। अब लेस आ गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेस क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजन वॉट एवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेल्ड इन दी डीमर्ज्ड कंपनी। अब यहाँ पे देखो डीमर्ज्ड कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना था। ठीक है, डीमर्ज्ड कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो रिजल्टेंट कंपनी का तुम शेयर्स बेचा है, तो रिजल्टेंट कंपनी का तुमको कैप गेन पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। डीमर्ज्ड कंपनी का जो कॉस्ट है इनटू रेशियो। डीमर्ज्ड कंपनी का कॉस्ट क्या, देखिए आपने कितना में शेयर्स खरीदा है, 150 पर शेयर में खरीदा है। ठीक है, आपने कितना में शेयर्स खरीदा है, आपने 150 शेयर में, 150 पर शेयर में ये खरीदा है, तो 150 रुपीज़ मेरा शेयर प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है मेरा, 150 रुपीज़ मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो 150 मेरा कॉस्ट। टोटल कितना शेयर्स खरीदा हमने, 15,000 हमने शेयर्स खरीदा है, और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, ₹150 है। ये मेरा टोटल कॉस्ट है। अब ये जो मेरा टोटल कॉस्ट है 15,150, इसमें अल्टीमेटली ट्रांसफर कितना हुआ है, 20/50 करोड़, क्योंकि यूनिट ए का ही शेयर तुमने बेचा है, तो इसका 20/50 का रेशियो मैं लगा दूंगा, तो कितना आ रहा है, 15,000 इंटू 150 इंटू 20/50, तो दिस इज कमिंग टू 9 lakhs। ये कितना आ रहा है, ये 9 लाख आ रहा है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, 9 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया,
और मेरा सेल कंसिडरेशन 15 लाख का हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा लॉन्ग टर्म कैप गेन कितना है? मेरा लॉन्ग टर्म कैप गेन जो होगा वो 6 लाख का होगा। तो 15 लाख मेरा सेल कंसिडरेशन है और कॉस्ट ऑफ एक्शन मेरा 9 लाख है और लॉन्ग टर्म कैप गेन मेरा 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ computation needs to be made for cap gain in the hands of Sunil on transfer of shares of Toll Private Limited and Salt Private Limited। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना था। ये सबसे पार्ट ऐसा होता है जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करके आते हैं, ये लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, खाली बेसिक कैलकुलेशन दिखा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि मुझे बाकी डिटेल्स भी कैप्चर करना है, मुझे बाकी डिटेल्स भी कैप्चर करना है, वो ये चीज को भूल जाते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जून 2025 के एग्जामिनेशन पेपर में यहां से क्वेश्चन आया था। अरियंत मोटर्स नोएडा इज अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। कितने पार्टनर्स है? एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप रेशियो है। 1 अप्रैल को इट वॉज टेकन ओवर बाई ANP प्राइवेट लिमिटेड। तो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वो कन्वर्ट हो गया किसी कंपनी में। पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया। ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में कन्वर्ट हुआ है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बिफोर द सक्सेशन शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10, 8 एंड 6। तो 10, 8 और 6 ये उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। आनंद प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है हैज ओनली 2 शेयर होल्डर्स नेमली A and B, हैविंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख ईच। ठीक है, इनका 10 लाख का कैपिटल है, इनका 10 लाख का कैपिटल है और इनका टोटल कितना कैपिटल था? 24 लाख का कैपिटल था। मतलब पार्टनरशिप फर्म का 24 लाख था। कंपनी के पास ऑलरेडी 2 शेयर होल्डर है और दोनों शेयर होल्डर कौन है? A और B है। दोनों शेयर होल्डर कौन है? A और B है, 10-10 लाख का कैपिटल के साथ। कंपनी ने फर्दर अलॉट किया इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। अब इसमें कंपनी फर्दर 10, 8 और 6, ठीक है, यानी 24 लाख। ठीक है, कंपनी ने फर्दर 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख टू XYZ अलॉट कर दिया। यानी ये लोग वापस से इसमें आ गए कंपनी में। जो पहले A और B था, इसमें 10, 8 और 6 के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 24 लाख का और कंपनी ने फर्दर इक्विटी इशू किया। किसको? टू XYZ इन द कंपनी एज अ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर। कि जो भी फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुआ है, फर्म के जो पार्टनर्स है उनको कंसिडरेशन चला गया। अब you need to require to analyze the above transaction in the light of the conditions specified under 47, transaction not regarded as transfer in case of a succession of firm by the company। ठीक है, आपको ये सिचुएशन एनालाइज करना है इन द लाइट ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 47। तो सबसे पहले तो सर हम लोग को अपना कंडीशंस बता देना है। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैप गेन, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय फर्म to the company as a result of succession of the firm by a company shall not be regarded as transfer provided following conditions are satisfied. All the asset and liabilities of the firm relating to their business immediately before the succession should become asset and liabilities of the company। ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको बता देता हूँ। आपको ये सारे कंडीशंस लिखने पड़ेंगे। हियर ऑब्वियसली आप लिंक कर दोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, आनंद जो पार्टनर है, जो आनंद लिमिटेड है, दैट गॉट that took over all the asset and liabilities of the firm। तो इनके सारे asset and liabilities convert हो गए। दूसरा, all the partners should have the same capital contribution in the shareholding pattern of the company also। All the partners become the shareholders of the company in the same proportion in which the capital account stood into the books of accounts on the date of the succession। Here all the 3 partners जो है, यानी कि ये जो भी 3 पार्टनर है और इनका जो यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर्स का इन कंपनी, दोनों सेम है। ठीक है, ऑल द 3 पार्टनर्स बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज एट द टाइम ऑफ सक्सेशन वाज इन द रेशियो ऑफ 10:8:6 एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज आल्सो इन द रेशियो ऑफ 10:8:6। थर्ड, partners do not receive any consideration other than that of allotment of shares in the company। All the 3 partners received only the equity shares as the consideration for transfer। Fourth, the aggregate of shareholding of the company, ठीक है, is not less than 50% of the total equity power। ऐसा आप देखो कि यहाँ पर 24 लाख है
और टोटल में 44 लाख है, ठीक है, कि 20 लाख पहले ही था, तो 24/44 करो कितना आ रहा है, 24/44 मेरा आ रहा है 54.55%, राइट, 54 पर, जो कि 50 से ज़्यादा है, यानी कि जो पहले फर्म के पार्टनर्स थे वो कंपनी में मेजॉरिटी 50% होल्ड करके रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट था कि टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो आफ्टर सक्सेशन है वो कितना हो जाएगा, 44 लाख हो जाएगा, और 44 लाख और इनका तीन का पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन 24 लाख है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 54.55%, एंड हेंस दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ठीक है। तो पहला सिचुएशन अपना ये हो। अब सेकंड पूछ रहे, देखो क्या, सपोज शेयर होल्डर एक्स मतलब एक जो शेयर होल्डर है, एक्स, इट सेल्स हिज एंटायर शेयर होल्डिंग टू वाई फॉर 12 लाख ऑन 1st January. What will be the tax implication in the hands of X and Anand Private Limited? अल्टीमेटली X के हाथ में और आनंद प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा। सपोज शेयर होल्डर X sells his entire shareholding to Y for rupees 12 lakh. For rupees 12 lakh. For rupees 12 लाख। तो शेयर होल्डर X क्या किया, इंटायर शेयर होल्डिंग Y को बेच देता है 12 लाख में। व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ X, X पे जो कैप गेन आएगा वो बताओ, और आनंद प्राइवेट लिमिटेड में क्या होगा वो बताओ, ठीक है। तो सर यहां पर अपने सबसे पहले ये कंडीशन देखेंगे, इन केस ऑफ हैंड्स, इन केस ऑफ आनंद प्राइवेट लिमिटेड ये क्या होगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है कि आपको ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये आपको 50% मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट, इट कैन नॉट बी लेस देन 5 years. If X sells his entire shareholding to Y, then still remaining partners Y and Z are holding not less than 50%. देखो क्या हो रहा है, 10, 8 और 6, राइट। तो X अगर बेच रहा है, कौन बेच रहा है, X, YZ कितना है, 8 और 6 14 लाख, ठीक है। YZ कितना है, 8 और 6 14 लाख। अब आपको यही देखना है कि YZ मेरा 8 और 6 14 लाख है, एक्स वाई को ही तो बेच रहा है, एक्स वाई जेड है, अल्टीमेटली तीनों जो है एक ही ग्रुप के है, एक्स वाई को बेच रहा है, अल्टीमेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो क्या 50% से चेंज हो रहा है, द आंसर इज नो, क्योंकि अल्टीमेटली वाई के पास ही आ रहा है वो शेयर होल्डिंग। तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पर कोई कैप गेन अराइज नहीं होगा इन दी हैंड्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, 50% से ज्यादा अभी भी ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास ही है। लेकिन अब इन द हैंड्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर कितना में शेयर बेचा था, इसने 12 लाख में शेयर बेचा, किसको बेचा, वाई को बेचा, शेयर होल्डर ने 12 लाख में वाई को बेचा, और शेयर होल्डर ने किस प्राइस पे इसको शेयर मिला था, उसको 10 लाख में मिला था, राइट, कंपनी ने उसको 10 लाख में अलॉट किया था, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर एक्स को 10 लाख में शेयर मिला था और वो 12 लाख में बेच दिया, यानी 2 लाख का क्या हो गया, कैप गेन हो गया, एंड दिस विल बी व्हाट, कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन। तो 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैप गेन होगा विच अराइजेज इन द हैंड्स ऑफ एक्स if the company issues debentures along with the equity shares to the three partners. If the company issues debentures along with the equity shares to the three partners, the above condition gets violated. क्योंकि यहाँ पे शेयर के बदले शेयर ही दे सकते हैं, पर यहाँ पे शेयर ही दिया, hence in this firm the firm will not get exemption under this, cap gain arising from such transfer will be taxable in the hands of the firm, ठीक है। यानी यहाँ पे x के हाथ में तो 2 लाख टैक्सेबल है, और थर्ड सिचुएशन यही था कि if the company allotted 9 debentures also to 3 partners, then क्या होता, नहीं सर, तब ये पूरा टैक्सेबल हो जाता, शेयर के बदले शेयर ही दे सकते हैं, शेयर के बदले और कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख टैक्सेबल हो जाता, या कुछ नहीं होता, या कुछ नहीं होता, नथिंग वुड हैव बीन टैक्सेबल। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करके नहीं जाता है, वो प्रैक्टिस करके नहीं जाता है, वो खाली इजी क्वेश्चंस करके चला जाता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि एग्जाम इजी आएगा, बट एग्जाम इजी नहीं आएगा, एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, ये चीज तुम समझ लो। अगर तुम इजी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ा एक गैम्बल खेल रहे हो, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ December 24 में, सेम ही है सर, ऑलमोस्ट सेम है, पीटीपी December 24 का क्वेश्चन। पटेल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 4 इंडिविजुअल शेयर होल्डर है कंपनी के, अरुण, बिमल, चिराग एंड धवल, इक्वल शेयर होल्डिंग है, कन्वर्ट करना है एलएलपी में, पटेल एलएलपी, कंपनी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 5 लाख, बिजनेस लॉस ऑफ 10 लाख, बिमल डज नॉट वांट टू कंटिन्यू इन द बिजनेस एंड वांट्स टू ट्रांसफर शेयर होल्डिंग टू
अरुण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर द टैक्स काउंसिल ऑफ द कंपनी, आपको कंडीशंस ब्रीफली बताना है टू बी सेटिस्फाइड बाय द कंपनी टू बी टू गेट रिलीफ फ्रॉम, तो आप 47 का सारा कंडीशंस बोल दोगे। कन्वर्जन इनटू एलएलपी का, हाउ टाइमिंग ऑफ द एग्जिट ऑफ द शेयर होल्डर बिमल कैन बी मेड from Patel so that it does not lose the benefit of set off of unabsorbed depreciation and brought forward losses, मतलब कि शेयर होल्डर को किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए सो दैट उनको इस चीज का जो है बेनिफिट मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंडीशंस आप बता दोगे। जो कंडीशंस है इसमें 60 लाख वाला पॉइंट भी आ जाएगा, 5 करोड़ वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ये सब पॉइंट आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे ये सारे कंडीशंस, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी शुड बिकम द asset and liabilities of the LLP also. All the shareholders of the company before the succession, before the conversion, become the partners of the LLP, and the PSR should be in the same proportion. Shareholders of the company do not receive any consideration in any manner other than share in profit and capital contribution. Aggregate of profit sharing ratio in the LLP should not be less than 50% at any time during 5 years. Total turnover of the company in the last 3 preceding previous years in the conversion took place does not exceed 60 lakh. Total asset value should not exceed 5 crore. No amount is paid directly out of accumulated profits standing on the date of conversion for period of 3 years from the date of conversion. तो यहाँ पर आपका 3 साल के लिए कोई भी तरह का अमाउंट पेड नहीं हुआ है। In this case, the company has brought forward losses and unabsorbed depreciation. In case अगर कंपनी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो गवर्नमेंट एकदम क्लियर बोलता है कि इन दिस सिचुएशन वेयर अ प्राइवेट कंपनी सक्सीडेड बाय एलएलपी देन द एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रेडेसेसर कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी लॉसेज ऑफ द एलएलपी आल्सो। ओके, in case Bimal does not want to become a partner, he must cease to be a shareholder of the company. He can transfer his share to some other shareholder before conversion. Conversion के पहले ही वो ट्रांसफर कर दे, conversion के बाद ट्रांसफर नहीं करे, पहले ही ट्रांसफर कर दे, so that the unabsorbed depreciation and business loss would remain intact and could be set off by the successor LLP। क्योंकि आप एकदम क्लियरली लिखा है कि जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे कन्वर्जन के पहले, वो सब के सब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलएलपी के पार्टनर्स होने चाहिए। इसमें कोई भी नेक्स्ट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो शेयर होल्डर्स कंपनी के थे एलएलपी में जो भी बन गए हैं वो 5 इयर्स तक सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन करेंगे। शैल नॉट बी लेस देन 50%, मतलब पहले तो गवर्नमेंट बोलता है जो पहले था उसको तो बनना पड़ेगा, तो इसलिए बोला ना कि बिमल को ट्रांसफर करना है तो पहले ही ट्रांसफर कर दे, पहले ट्रांसफर कर दे, सक्सेशन के पहले, सक्सेशन के बाद नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में चांसेस था आने का। देखो जून 24 में देखो मैंने आपको बताया था डीमर्जर का यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता था, स्टार्टअप से रिलेटेड आया था, और यहाँ पर इन्होंने जो है नॉर्मल बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन किया था। चलिए पीटीपी जून 24 देखते हैं। रोजी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल, engaged in manufacturing activity with 4 equal shareholders. Company has paid up share capital of 40 lakh with each equity share of rupees 10 each. Fully paid up. As per the provisions of the IT Act, it has the following on 31st March. Brought forward business loss कितना है? 30 lakhs का है. Unabsorbed depreciation कितना है? 20 lakhs का है. Current year had expected that the company would have unabsorbed depreciation of 10 lakh, though it would not have any business loss for the year as per the provisions of the Act. Board of the company desires to carry out business restructuring by issuing equity shares for 160 lakh to the new investors in March. ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया अप्रैल में। इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 4 इक्वल शेयर होल्डर्स है। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 40 lakhs का, ईच इक्विटी शेयर है 10 each का। फॉलोइंग ऑन दिस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 30 लाख का, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 20 लाख का है। करंट ईयर एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी वुड हैव अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ 10 lakh, though it would not have business loss for the year as per the provisions of Companies Act, IT Act. BOD of the company desires to carry out business restructuring by issuing equity shares for 160 lakh to the new investors in March. You are required to discuss the tax consequences of the proposal of Rosie Private Limited. आपको क्या डिस्कस करना है? आपको टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करना है फॉर द प्रपोजल ऑफ रोजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फॉर द प्रपोजल ऑफ रोजी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे गाइज अपने को पहले ये याद ध्यान रखना था कि सेक्शन 79 बोलता है कि चेंज इन शेयर होल्डिंग अगर हो रहा है इन द ईयर ऑफ लॉस एंड इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ फॉर मोर देन 51%, जिससे आपका 51% चेंज हो रहा है, तो सेक्शन 79 प्रोहिबिट्स दैट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखो,
सेक्शन 79 के हिसाब से ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 79 के हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ये अपने एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़े थे सेक्शन 79 का। कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड एंड नॉट बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप के लिए प्रोविजन अलग हो जाता है। नॉट बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, नो लॉस incurred in the previous year would be eligible to be carried forward and set off against the income of the previous year unless on the last day of the previous year the shares of the company carrying at least 51% of the voting power were beneficially held by the same persons carrying at least 51% of the voting power. Therefore, induction of new shareholders would lead to the business loss being not eligible for set off since the existing shareholders would hold at least 51% voting power as on the previous day. Though the brought forward business loss could not be set off by Rosie with new shareholders are inducted by the company before 31st March. अगर new shareholder आ गए तो यहाँ पर set off नहीं हो पाएगा. But this could not however impact the carry forward and set off of unobserved depreciation of Rosie Private Limited. देख रहे कितने डिटेल्स में आंसर्स को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि सर यहाँ पर देखिए आपका 40 लाख का कैपिटल था, ठीक है, आपका 40 लाख का कैपिटल था, प्रोविजंस के हिसाब से एज ऑन 31 मार्च आपकी बिजनेस लॉसेस 30 लाख की थी और आपका अनऑब्जॉर्व डिप्रिसिएशन 20 लाख का था। करंट ईयर एक्सपेक्टेड कंपनी वुड हैव अनऑब्जॉर्व डिप्रिसिएशन, करंट ईयर कंपनी का अनऑब्जॉर्व डिप्रिसिएशन 10 लाख का है और कोई बिजनेस लॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली बोला है दिस वुड नॉट दिस कुड इवन in case of Rosie Private Limited, induction of new shareholders would lead to business loss being not eligible for set off since the existing shareholder would hold less than 51%. मतलब existing shareholder अगर 51% से कम चले गए तो फिर आप नहीं कर सकते, तो अगर नया shareholder आ गया तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस वुड हाउएवर नॉट इम्पैक्ट द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन, ये खाली बिजनेस लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन जो है वो अलाउड टू बी सेट ऑफ है। दिस कुड कवर इवन अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन brought forward and current year unobserved depreciation of 10 लाख, ठीक है। बट व्हाट इफ रोजी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, अगर यही स्टार्टअप होता तो इन स्टार्टअप अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को 51% नहीं, द शेयर होल्डर्स हु वर ऑलरेडी देयर प्रीवियसली शुड कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर्स, परसेंटेज डज नॉट मैटर। तो इन दिस सिचुएशन केस रोजी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, ओके, the brought forward business loss and unabsorbed depreciation would be eligible to be carried forward and set off in the future years. Future years, provided company must be a closely held company, should be eligible startup. All the shareholders, which are 4 shareholders of the company, should continue to hold shares in the startup also. वो startup में भी hold करे। और ये जो loss है ये first 10 years के लिए applicable है during 10 years from the year in which incorporation has happened. Therefore, Rosie is an eligible startup. If Rosie is an eligible startup, change in shareholding pattern will not impact both business loss and unobserved depreciation. This is subject to the condition that the shareholders who held the shares when the company incurred losses continue to hold the shares in the even in the assessment year which is sought to be set off. मतलब एकदम थ्योरी है, पूरा थ्योरी है। अगर आप थियोरिटिकल, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी जाके आप इसका आंसर कर पाएंगे, वरना आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको कंसेप्चुअली चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंसेप्चुअली चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली समझना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए। मॉक टेस्ट पेपर जून 24 में आया था और आई थिंक इसके पहले किसी भी एग्जाम टर्म का भी ये क्वेश्चन है। आइए एक बार स्टार्ट करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। रोमा MTP जून 24 स्टार्ट करिए।
Roma purchased 600 equity shares in private limited on 1st April 2025 at rupees 150 each. 31st December, XY Private Limited is demerged. In the scheme of demerger, Division Y was transferred to Y Private Limited. On that date, balance sheet of XY Private Limited is as follows. X और Y डिवीजन है, टोटल है. लाइबिलिटी और असेट्स X और Y डिवीजन है, टोटल है. जो Y प्राइवेट लिमिटेड है, Y प्राइवेट लिमिटेड is basically one of the division of XY Private Limited. Y Private Limited, in consideration of the demerger, issued equity shares of rupees 100 each to the shareholders of XY Private Limited on a proportionate basis. You are required to compute number of shares of Y Private Limited received by Roma and cost thereof. देखो, रोमा एक ऐसे कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है जिसका डीमर्जर हुआ है. एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड डिवीजन वाई ने किसको ट्रांसफर कर दिया? एक रिजल्टेंट कंपनी वाई प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया. तो ये रिजल्टेंट कंपनी है. अभी रिजल्टेंट कंपनी ऑब्वियसली रोमा को शेयर इशू करेगा. रोमा क्यों? क्योंकि रोमा एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड में थी और एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड डीमर्ज हो गया वाई प्राइवेट लिमिटेड में. ठीक है. अब अपने को यही चेक करना है कि उसका जो टोटल नेट वर्थ है वो क्या है, कैसे क्या हुआ है सर. तो यहाँ पे डिवीजन वाई ट्रांसफर हुआ है, तो डिवीजन वाई हम लोग टोटल चेक करेंगे. डिवीजन वाई हम टोटल चेक करेंगे कि डिवीजन वाई जो है वो ट्रांसफर हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे तो डिवीजन वाई का जो असेट साइड है वो कितना है? 7 लाख. और डिवीजन वाई का जो लाइबिलिटी साइड है वो कितना है? 1,15,000. तो नेट जो मेरा असेट है वो कितना है? 5 लाख. नेट जो मेरा असेट है वो है 5,85,000. अब इसमें एक जनरल लोन भी है, थोड़ा ध्यान देना. अब ये जो जनरल लोन है, ये जो जनरल लोन है हम क्या करेंगे? इसको हम एसेट्स के रेशियो में बांट देंगे. एसेट के रेशियो में कैसे बांटेंगे? कि टोटल एसेट 14 लाख का है, अल्टीमेटली 7 लाख डिवीजन वाई का है. तो 2 लाख इंटू 7 लाख बाई 14 लाख. 2 लाख इंटू 7 लाख बाई 14 लाख. तो 1 लाख हो गया जनरल लोन में आपका डिवीजन वाई के लिए और 1 लाख हो गया डिवीजन एक्स के लिए. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 7 लाख में से हम 1,15,000 डिवीजन वाई का लाइबिलिटी लेस किए और 1 लाख हम जनरल लोन लेस किए. तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 7 लाख में से हम -1,15,000 किए, फिर हम -1 लाख भी किए. तो अल्टीमेटली 4,85,000 इज माई नेट असेट्स. 4,85,000 इज माई नेट एसेट विच आई हैव टेकन ओवर. अब इसमें कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया गया ये देखिए आप. कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया गया आप ये देखिए. ठीक है. टोटल मेरा नेट एसेट इतना है. ठीक है. रोमा परचेज 600 इक्विटी शेयर्स. कितना? 600 इक्विटी शेयर्स. अब इसमें अल्टीमेटली टोटल जो रोमा इस डीमर्जर के परसेंट इशू करेगा वो कितना करेगा? 4,85,000 टोटल पीसी है, तो डिवाइड बाय 10 ईच. डिवाइड बाय 10 ईच एट पार इशू किया है. देखो, तो वाई प्राइवेट लिमिटेड जो है इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर 4,85,000 बाई 10 ईच. ठीक है, सॉरी 100 ईच, ये हो जाएगा 4,850. अब इतना नंबर ऑफ शेयर्स रोमा, मतलब इतना नंबर ऑफ शेयर्स वाई प्राइवेट लिमिटेड इशू किया है. अब यहाँ पर रोमा का एग्जिस्टिंग कंपनी में कितना होल्ड है? 10% है. ठीक है. तो जो भी ये डीमर्ज्ड कंपनी रिजल्टेंट कंपनी को देगा 4,850, उसका भी 10% रोमा को मिलेगा. तो अल्टीमेटली 485 शेयर्स इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज इशूड टू रोमा बाय द रिजल्टेंट कंपनी. रिजल्टेंट कंपनी जो भी शेयर इशू करेगा रोमा को वो 10% के बेसिस पे करेगा. दैट इज 485 शेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्या पूछा है सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय रोमा इन एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द डीमर्जर. ठीक है. एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द डीमर्जर. एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द डीमर्जर. डीमर्जर के बाद एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड जो है, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड
में कितना कॉस्ट ऑफ शेयर होगा। अल्टीमेटली सर अपने को कॉस्ट ऑफ एक्शन पूछा है आपका डीमर्जर का और आपका रिजल्टेंट कंपनी का। ठीक है, तो मेरा 600 इक्विटी शेयर्स हो गया, 600 इक्विटी शेयर्स हो गया मेरा किसका, रोमा का। ठीक है, अल्टीमेटली किस प्राइस पे एक्वायर किया है, इन्होंने एक्वायर किया इंटू 150 वाले प्राइस में। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 90,000। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 90,000, दिस इज माई 90,000। ओके, अल्टीमेटली इसमें इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख इसका पेड अप शेयर कैपिटल है, 6 लाख इसका पेड अप शेयर कैपिटल। कितना ये वैल्यू ट्रांसफर किया है यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 4,85,000, 4,85,000। ठीक है, ये कितना ट्रांसफर किया है सर, ये कर दिया है सर 4,85,000। तो यहाँ पर आपका टोटल नेटवर्थ कितना है, 6 लाख प्लस 4 लाख, सॉरी 6 लाख नहीं होगा, जर्नलिज्म मैंने ध्यान नहीं दिया, 6 लाख प्लस 4 लाख होगा, 10 लाख आपका शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला के नेटवर्थ है, और नेट एसेट कितना है 485 है, और आपका टोटल कॉस्ट कितना उसको आप बाइफरकेट कर देंगे। तो 90,000 मेरा बाइफर 90,000 को मैं 4,85,000 डिवाइड बाई 10 लाख से डिवाइड करके मेरा आ जाएगा 43,650। ठीक है, ये हो गया मेरा बिफोर डीमर्जर। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आफ्टर डीमर्जर। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आफ्टर डीमर्जर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आफ्टर डीमर्जर। टोटल कॉस्ट क्या है मेरा 90,000 है, और डीमर्जर के टाइम पर जो शेयर्स बिफोर डीमर्जर हुआ है वो कितना है 43,650 है। तो जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा मेरा 46,350। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स आफ्टर डीमर्जर। ठीक है, तो बिफोर डीमर्जर ये था, आफ्टर डीमर्जर ये है। डन गाइस। कैपिटल गेन निकालने बोला है, इफ रोमा सोल्ड 200 शेयर्स ऑफ X5 प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया बिफोर डीमर्जर, और 100 शेयर्स ऑफ YP लिमिटेड, ये हो गया आफ्टर डीमर्जर। तो आपको खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना था कि बिफोर डीमर्जर क्या कॉस्ट आएगा, आफ्टर डीमर्जर क्या कॉस्ट आएगा। बहुत इजी है, जब आप ये निकाल चुके हो 43,650, ठीक है 43,650 है। ठीक है, तो अब इजीली जो है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर शेयर निकाल सकते हो, यही अपने को करना था 43,650। तो 43,000 जो 650 होगा वो अल्टीमेटली मेरा कितना शेयर्स के लिए होगा, ये मेरा 485 शेयर्स के लिए होगा, क्योंकि ये मेरा वाई प्राइवेट लिमिटेड XY प्राइवेट लिमिटेड का शेयर्स है, और ये मेरा जो है आफ्टर डीमर्जर है, आफ्टर डीमर्जर। तो 46,350 जो है वो मेरा डिवाइड बाई 600 करके मैं अपना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल दूंगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मैं निकाल दूंगा आफ्टर डीमर्जर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आओ स्लम सेल, स्लम सेल का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए बट ट्राई करिए, तो स्लम सेल का क्वेश्चन करने ट्राई करिए, चलिए मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग गाइस, प्लीज डू इट। चलिए खुद से ट्राई करिए।
X Limited has several undertakings carrying on several businesses. During the year, the company sold one of its undertaking as it was continuously generating loss since last 5 years for a lump sum value of 300 lakhs. Without assigning value to individual asset and liabilities, the fair market value of the capital asset is 350 lakh. ठीक है, तो विच एवर इज हायर 350 लाख, तो 350 लाख क्या हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन. द बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ सेल इज एज अंडर. अब आपको क्या पूछा है, द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग आपको यहाँ बता दिया है. तो लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर और ब्रोकरेज. तो यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्रोकरेज लेस करेंगे. यहाँ पे अपने सबसे पहले ब्रोकरेज लेस करेंगे 300 लाख का 5%. ठीक है, 335 लाख हो गया. अब अपने क्या करेंगे, नेटवर्थ निकालेंगे. लैंड 50 लाख का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, तो 70 लाख हो जाएगा. 70 लाख होता स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और लैंड आपका 50 लाख, तो अपने को नेटवर्थ निकालना, तो नेटवर्थ के लिए अपने को 50 लाख लेना पड़ेगा. मशीनरी 70 लाख डब्ल्यूडीवी एज पर आईटी एक्ट 60 लाख. फर्नीचर 50 लाख डब्ल्यूडीवी कितना है 90 लाख. स्टॉक कितना है 30 लाख. डेटर कितना है 40 लाख. और क्रेडिटर कितना है 50 लाख माइनस. यही तो, क्रेडिटर कितना है 50 लाख माइनस. तो 50 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 40 और माइनस 50, तो 220 लाख हो गया मेरा नेटवर्थ. कैपिटल गेन 115 लाख मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा. स्माइल एंड हैप्पी बहुत फेमस क्वेश्चन है ये. एक बार देखें. स्माइल लिमिटेड is a wholly owned subsidiary company of Happy Limited, an Indian company. Smile Limited owns Plant A and Plant B. Plant A and Plant B. Smile is a wholly owned subsidiary of Happy. तो Happy है, उसके नीचे Smile है. स्माइल का प्लांट ए एंड प्लांट बी है, डेप्रीशिएशन रेट 40 है. डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक इज हाउ मच 3 लाख. 1 अप्रैल 25. Plant B was purchased and put to use on 10th November 23, costing the 70,000. Plant B is transferred by Smile to Happy on 14 December for 2 lakh 20,000. तो सेल कितना हुआ मेरा 20,000 का सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया 20,000 में. इट इज पुट टू यूज बाय हैप्पी ऑन द सेम डेट. हैप्पी ने उसको फर्दर सेम डे पुट टू यूज किया. हैप्पी ओन्स इतना डेप्रिशिएटेड, फाउंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो अल्टीमेटली स्माइल का ब्लॉक क्लोज हो गया 270 और या डेप्रिसिएशन हो गया एट द रेट 40%. ठीक है, 280 सॉरी, सो 280 का 40%, 1,12,000. और अब रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी बचता है 1,68,000. ठीक है, अब आपको हैप्पी लिमिटेड का भी यही निकालना है. हैप्पी लिमिटेड ओन्स क्या लिखा है, प्लांट सी ऑन 1 अप्रैल. डेप्रीशिएटेड रेट आपको दिया है इतना और डेप्रीशिएटेड वैल्यू 60,000. तो हैप्पी लिमिटेड का डेप्रीशिएटेड वैल्यू डब्ल्यूडीवी कितना है 60,000. अब बोलता है कि हैप्पी को ट्रांसफर हुआ था ना, स्माइल ने किया था, कब किया 14 दिसंबर 25 को पुट टू यूज हुआ, वो भी 20,000 में. ध्यान दो, यहीं पे पूरा कैच है, यहीं पे पूरा कैच है बेटा. जो प्लांट बी
स्माइल ने हैप्पी को बेचा था, वो 10 नवंबर को बेचा था, वो भी उस समय कॉस्ट कितना था 70। तो यही से मुझे नोशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, यही से मुझे नोशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 10 नवंबर 70,000, यही से मैं नोशनल डेप्रिसिएशन निकालूंगा। 10 नवंबर कितना 70,000, 10 नवंबर 23, तो 23 24 का मेरा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 70,000 का 40% का हाफ होगा, क्योंकि 10 नवंबर लेस देन 180 था। तो मैं 40% 70,000 का 40% करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, 14,000 माइनस करके 56,000 निकालूंगा। तो ये है मेरा 31 मार्च 24। ठीक है। वैसे तुम देखो 14 दिसंबर को ये ट्रांसफर कब हुआ है, प्लांट बी परचेजेस, प्लांट बी ट्रांसफर ऑन 14 दिसंबर 25, 14 दिसंबर 25 को ट्रांसफर हुआ। तो हमको 24-25 का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 24-25 का डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, 56,000 का 46%, 40,000, 22,400। तो बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा 31 मार्च 25 का 33,600, 33,600 मेरा बैलेंस हो जाएगा 31 मार्च 2025 का। 31 मार्च 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 का मेरा बैलेंस ऑफ WDV हो जाएगा 33,600। तो ये 33,600 जो आपका 1 अप्रैल 25 का बैलेंस है, ये आप उसको एडिशंस में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका करंट ईयर का ये एडिशंस है। फिर आप ये WDV निकाल लिए, इस WDV पे भी अब आप ध्यान देंगे। 33,600 आपका 14 नवंबर को पुट टू यूज हुआ है। क्या लिखा है 14 नवंबर को, तो 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर को वाला जो रेट होगा 33,600, खाली वही वाला मेरा हाफ रेट पे हो जाएगा, और बैलेंस जो मेरा 60,000 होगा वो मेरा फुल रेट पे होगा, दैट इज 24,000। 93,600 में मैं 33,600 पे तो हाफ रेट लूंगा और 60,000 पे मैं फुल रेट लूंगा। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो मेरा WDV होगा, और ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन 8 भी ट्राई करेंगे आप, क्वेश्चन 8 ट्राई करेंगे। PTP दिसंबर 23 का है। Moon Limited engaged in textile business got amalgamated with Sun Limited, also engaged in similar business on 1st April. Duly complying with 72A. Moon has always been filing its ITR within due date, यानी losses को carry forward कर सकता है. Following items remain unabsorbed in the hands of Moon on the above date. नॉर्मल बिजनेस लॉस है AY 21-22 का। तो बिजनेस लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 22, 20, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, यस हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट इट कैन ओनली बी सेट ऑफ विद स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट ओनली सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। Current year में Sun earned a profit of 24,10,000 after current year depreciation, but before considering the above items, losses के पहले. With respect to machinery transferred from Moon with WDV of 120 as on 31st March 25, book value adopted by Sun is 100 lakhs as on this and depreciation 15%. The block is entitled depreciation 15%. आपको टोटल इनकम निकालना है ऑफ सन लिमिटेड। ठीक है, सन जहाँ पे मून अमेलगमेट हुआ है, सन हैज टू बी computed total income. Notes to be given for treatment of each item in the hands of Sun, duly considering the provision of the Act. State the number of years for which the same can be carried forward by Sun Limited. ठीक है, तो सन का प्रॉफिट कितना है? सन का प्रॉफिट है 24,10,000। डेप्रीसिएशन के बाद कंसिडर किया है, बट बिफोर द अबव आइटम्स। विथ रिस्पेक्ट टू मशीनरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मून, with WDV of this, the book value adopted by Sun is 100 lakhs as on this, and depreciation has been provided at 15% on this value. ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर गया है। ठीक है,
ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे आपका बिजनेस लॉस है और यहाँ पे आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। ये तो दोनों आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर ये खाली सेट ऑफ हो सकता है रिस्पेक्टिव बिजनेस इनकम के साथ, और ये हो सकता है स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ। बट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड नॉर्मल बिजनेस लॉस जो है, ये आप आराम से जो है सेट ऑफ कर सकते हो अप टू द करंट ईयर बिजनेस इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, और आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो कितना आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दो का जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द करेंट ईयर इनकम। ठीक है ना, चलिए सेम देखो, टाइगर का भी यही क्वेश्चन आया जो पहले हमने किया है, ठीक है, कितना शेयर्स देगा, क्या देगा, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम यहाँ पर भी देखो, जनरल लोन को कल जैसे बाइफरकेट किए थे वैसे इसको बाइफरकेट कर देंगे। क्रेडिटर्स लोन, स्पेसिफिक लोन, जैसे लोन है टोटल 50 लाख का, तो डिवीजन ए डिवीजन बी के रेशियो में जो है हम लोग बाइफरकेट कर देंगे। सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको आगे कवर कराया गया है, ठीक है। अगेन मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 23 देख लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 23 देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। इसमें टैक्स रेट याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैप गेन का टैक्स रेट बदल चुका है, नेटवर्थ में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो जो जैसा है वैसा ही करके आना। खुद पे घर पे ट्राई करना बेटा। ये दोनों क्वेश्चन में चेंज है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में चेंज है, मतलब दोनों क्वेश्चन के आंसर्स में चेंज होंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि अब इंडेक्सेशन की वजह से। तो फॉर द अमेंडेड सोल्यूशन क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा जो फर्स्ट पेज पर है। फॉर द अमेंडेड सोल्यूशन क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा जो फर्स्ट पेज पर है, इसमें हल्का फुल्का आंसर बदलेगा। चलिए पीटीपी जून 23 में देखते हैं हम लोग, इसमें हल्का फुल्का आंसर बदलेगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 का हल्का फुल्का आंसर बदलेगा, एक बार आप पेज को स्कैन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पेज जो है ना क्यूआर कोड, उसको स्कैन कर लेना। इसमें मैंने अलग से आंसर दे दिया है, वीडियो सोल्यूशन दे दिया है, वहां पे आपको मिल जाएगा, अलग से मैंने वीडियो सोल्यूशन दे दिया है, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने पीजीबीपी एडवांस टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएसटी से बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, टैक्स प्लानिंग, असेसमेंट ऑफ कंपनीज, ये सारा चैप्टर ओवर होता है अपना। नेक्स्ट क्लास आपका अपील्स के ऊपर है, अपील्स। नेक्स्ट क्लास आपका असेसमेंट ऑफ अपील्स के ऊपर है, असेसमेंट ऑफ अपील्स के ऊपर है, तो असेसमेंट ऑफ अपील्स वाला जो पार्ट है उसको अब अच्छे से कवर करके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट अपने वहां से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग से जनरली एमसीक्यूज नहीं आता है, बहुत एमसीक्यू जनरली इस चैप्टर से नहीं आता है, बट ठीक है, जब एमसीक्यू का डिस्कशन होगा और भी, तो अपने वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे। अपील्स का जो चैप्टर वहाँ से एमसीक्यू अच्छा खासा आता है, तो अपील्स में मैं एमसीक्यू कवर कराऊंगा अच्छे से, तो अब बेटर अब अच्छे से प्रैक्टिस करके आएगा कल के क्लास में, ठीक है दोस्त। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।